नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जो एक बार फिर से गर्मा गई है। गर्मा इसीलिए गई है क्योंकि एक तरफ जहां पर कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, दिल्ली से लखनऊ तक मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है कि बार पलटवार करने से बाज नहीं आ रही, पीछे नहीं हट रही है। अखिलेश यादव ने दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर निशाना साधा है और इन्हें 2 कुर्सी तक करार दिया कि 2 कुर्सी मिलाकर 1 कुर्सी नहीं बनती है। इस पर उन्होंने हिट जोड़ी का पलटवार कर दिया है। तो किस तरीके से सियासी बार पलटवार उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जा रहा है, पहले जरा वो देखिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लेकिन ये जोड़ी जो है वो फिट है, हिट है, इसलिए उनको परेशान कर दी है। लेकिन उनको यह ध्यान में रहना चाहिए 2027 तो छोड़ दीजिए, 2047 तक उनके लिए सत्ता के इर्द गिर्द पहुंचना भी असंभव है। वह तो जो भी कह रहे हैं वो उनकी बातों को मैं क्या कहूं कि इतने वरिष्ठ नेता होकर के इतने घटिया बातें किया करते हैं। मैं तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूँ, वो शाक्य मुनि है, मैं शाक्यवंशी हूँ। मैं उनको भगवान के रूप में देश और दुनिया में पूजा जाता है। मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर जो मैंने बताया वह एक जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं उनके लिए एक संदेश था। इनको मिर्ची क्यों लगी ये मेरे समझ में नहीं आया। देखिए, अकेले बेचारे के बोलहू न दे क्या करें, दुइये काम तो हो, एक प्रेस वार्ता करना, एक ट्विटर पे लिखना, ट्वीट करना, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। अब सरकार नहीं आनी है। शिवपाल चाचा जब बनाए थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल चाचा ने कहा था कि समाजवादी पार्टी अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, शराब माफियों की हो गई है, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाली पार्टी हो गई है। देखिए, श्रीमान अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रहे थे और माननीय सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। इस तरह की टिप्पणी ये प्रमाणित करती है कि श्रीमान अखिलेश जी सत्ता के बिना कितने हताश हैं। यह शब्दावली और ये ट्वीट, मुझे नहीं लगता कि किसी इतने बड़े प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री रहा हो और वो इस तरह की टिप्पणी करेगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा। ये केवल उनकी राजनीतिक हताशा है जिस कारण इस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं। तीनों के मंत्रिमंडल का जो विस्तार है या फेरबदल है, जो कुछ भी है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जब भी इस तरह का वो आवश्यकता समझेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श कर वो मंत्रिमंडल को लेकर निर्णय करेंगे। दिल्ली की जो दौड़ है वह स्पष्ट संकेत दे रही है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो टकराहट है वह बढ़ती चली जा रही है। आखिर यह दोनों लोग एक साथ बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या योगी आदित्यनाथ को यह संदेश दिया जा रहा है कि हम दोनों एक साथ होकर के आपकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं? तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई है। हम तो जनता के हक में बात करते हैं। पीडीए अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर परिवर्तन का परचम फहराने जा रहा है, परिणाम लाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी चिंता छोड़ करके अपनी उस सत्ता की चिंता करें जो सामंतवाद पर आधारित है। हम बदलने की तैयारी में हैं, बदलाव की तैयारी में हैं। परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। तो मुद्दा कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन किस तरीके से ये पावर सेंटर, 2 स्टूल मिलकर 1 कुर्सी नहीं बनती से लेकर अखिलेश यादव की जुबान से लेकर हर एक मुद्दे पर आ गया है। ऐसे में कुल मिलाकर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, सीधी बात करेंगे। कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द होने वाली है सीधी बात। क्या 2 स्टूल वाला तंज बीजेपी के अंदरूनी पावर स्ट्रगल की तरफ इशारा करता है जो अखिलेश यादव ने किया है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कैबिनेट विस्तार, गवर्नेंस सुधार या 2027 की जातीय इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, क्योंकि अगले साल चुनाव है और जातियों के आधार पर पूरे कैबिनेट में जो तमाम मंत्री हैं उनको फिट किया जाए। तीसरा, क्या बीजेपी में संगठन वर्सेस सरकार का गैप बढ़ रहा है, ये तालमेल कहीं ना कहीं कम हो रहा है? चौथा, क्या ये विस्तार असंतुष्ट नेताओं को साधने का डैमेज कंट्रोल है? क्योंकि जब सब प्रमुख लखनऊ आए थे तो याद कीजिए उनका बयान
पांचवा 2027 का रोड मैप, क्या ये चुनावों से पहले का रीसेट है? क्योंकि इसे क्या 2027 का रोड मैप माना जाए कि चुनावों से पहले एक तरह से रीसेट किया जा रहा है पावर को, ताकि किसी भी तरह की कोई कसर ना छूटे? तो कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का आज हिस्सा हैं, जिनसे करने वाले हैं हम सीधी बात। उन मेहमानों का एक एक कर परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमें ज्वाइन किया है विजय दुबे जी ने। टीवी स्क्रीन पर सभी मेहमान आपके सामने, आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आलोक वत्स के साथ शुरुआत करते हुए, आलोक वत्स जी, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है क्या दो स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती? अब ये जो स्टेटमेंट है उनका, सिर्फ इसे एक तंज समझा जाए जब उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को एक साथ देखा, या फिर कहीं ना कहीं पावर सेंटर को लेकर एक क्वेश्चन मार्क समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां खड़ा कर दिया गया है? अनम्यूट कीजिए प्लीज आलोक वत्स जी। आप ऑडिबल नहीं है अभी। आलोक वत्स जी, आप ऑडिबल नहीं है अभी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ठीक है जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है जी, अब आप ऑडिबल है जी जी, बोलिए। देखिए, अखिलेश जी का जातिगत मामला रहता है, उसमें धर्म का भी पूर्ण मिश्रण रहता है। तो अखिलेश जी पहले माई समीकरण बनाए, उस पर मुलायम सिंह ने कुछ दिन तक राज किया, कुछ दिन तक अखिलेश जी को भी राज करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बन गई है वो भी आपके सामने है कि पीडीए बनाई, पीडीए में इन्होंने अपने मन से उसका एनालिसिस किया, उसमें से डी मायावती जी लेके निकल गई, अब ये पीए को लेके रह गए हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन ये कुछ ऐसी कवायद करते हैं कि इनको लगता है कि कुछ मेरा खोया हुआ जमीन फिर से वापसी हो जाए। लेकिन यूपी की जनता, मोनिका जी, सिर्फ और सिर्फ विकास, शांति व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रदेश में अमन चैन, इसके ऊपर अब फोकस्ड है, और वो योगी जी के राज में, नरेंद्र मोदी जी के राज में भरपूर मिल रहा है। तो अब किसी को कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अभी देखिए, परसों एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, कितने लोगों को उससे लाभ होगा, कितनी इंडस्ट्रीज आएंगी, कितना यातायात सुगम होगा, ऐसी चीजें समाजवादी के समय में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो कुल मिला जुला के लव यही है कि अखिलेश जी की पार्टी बराबर कोई ना कोई मौका ढूंढ रही है हमें परास्त करने का, लेकिन बार बार उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और ये पीडीए एक जातिगत संस्था है, इसमें धर्म का भी स्वाद चढ़ा हुआ है। ये लोग पूर्व में भी टोपी पहन कर बिरयानी खाने के लिए जाने जाते थे, आज भी जाने जाते हैं, लेकिन जो इनका सामाजिक समीकरण था जब वो दरकता हुआ नजर आया है, तो अब इनको इधर से उधर दौड़ लगानी पड़ रही है। तो आपका ये कहना है कि जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था समाजवादी पार्टी का, दैट इज इक्वल टू पीडीए, वो अब पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, मिल गया, वो मिट्टी में मिल गया, वो ध्वस्त है, उससे इनको कुछ गेन नहीं होने वाला। मिट्टी में तो योगी जी ने माफियाओं को मिलाया था, तो माफियाओं के साथ पीडीए को भी मिला दिया है क्या? नहीं, पीडीए में जो अच्छे लोग हैं उनको थोड़ी मिलाएंगे। हाँ, आज भी जो माफिया हैं उनके लिए हम गड्ढा खोद के पहले से तैयार करके रखते हैं। आज अगर हमारी बहन बेटी के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, सर्वेश जी आपकी बातों पे लगातार मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि जवाब अपना सोच के बैठे। अगर उनके साथ किसी ने बेअदबी से पेश किया या उनकी अस्मिता पर प्रहार किया, तो यकीन मानिए मोनिका जी,
हर चौराहे पर पे आलोक यमराज वत्स जी, खड़ा जिस तरीके से ये दोनों डेप्यूटी सीएम को लेकर बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े होते हैं, अब भी ये जो तंज अखिलेश यादव ने कसा है, कहीं ये तो नहीं कि वाकई में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जो उजागर हो गया हो कि एक मंच पर दोनों अब जाकर दिखे तो सपा तंज मारने में पीछे नहीं हटी। देखिए, बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है, कुछ तो होगा ना जो अखिलेश यादव ने आगे आकर दोनों डेप्यूटी सीएम पर तंज कैसा। कहीं ये तो नहीं कि डुअल लीडरशिप मॉडल काम उतना ना कर बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए, दोनों डिप्टी सीएम तन्मयता के साथ, लगन के साथ, दृढ़ता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने अपने काम में योगी जी के सहयोग में लगे हुए। उनके ऊपर इस तरीके का जातिगत तंज कसना ये अखिलेश जी जैसे बड़े लीडर को शोभा नहीं देता। ठीक है, राजनीति में आजकल कलयुगी राजनीति है, स्तर गिर गया है नेताओं का, आदमी का ये स्तर गिर गया है मोनिका जी, तो नेता भी तो हम ही में से लोग होते हैं। अब आप सोचिए, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, ये कोई मेरे समझ से तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता इस काम, कोई जानवर प्रवृत्ति का आदमी ही कर सकता है ऐसा काम। तो जब हमारा जनमानस स्तर गिर गया है तो नेता भी उसी में शामिल है, नेताओं का भी चारित्रिक मानसिक स्तर बहुत नीचे है, तो इनसे ऐसी चीजों की उम्मीद की जाएगी। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, किस जातिगत नहीं होना चाहिए, लेकिन अखिलेश जी पता नहीं किस डर में अब उन चीजों पर भी प्रहार करने लगे हैं जो उनको शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो अखिलेश यादव ने जो बयान किया कायदे से उनको शोभा नहीं देता है, जो कह रहे हैं आलोक वत्स जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर्वेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आगे आते हैं, वर्तमान दोनों उप मुख्यमंत्री के लिए तंज कसते हैं। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? सियासी तंज या वाकई में किसी तरह का कोई ऐसा इंडिकेशन जो सपा देने की कोशिश कर रही है, अंदरूनी कलह? सर्वेश त्रिपाठी। देखिए, सपा इंडिकेशन नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सबको नमस्कार, आपकी जनता को, हमारे सब जो हमको सुन रहे हैं उनको नमस्कार। देखिए, तंज जो कसा गया है या फिर ये जो अंतर कला है, ये भाजपा बार बार दिखाती रहती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा असल में ये दोनों साथ जो दोनों अर्ध घूम रहे थे, डेप्यूटी दोनों घूम रहे थे, उनसे सबसे ज्यादा कष्ट मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को हुआ होगा। पहले भी दिखा है विरोधाभास इन दोनों में और मुख्यमंत्री जी के स्टैंड में दिखा है, तो वो बहुत क्लियर है। बाकी दिल्ली से तो अच्छा चलता नहीं है मुख्यमंत्री जी का, ये भी सबको पता है, और खुद दो मुख्यमंत्रियों से कभी नहीं अच्छा, दोनों एक स्टैंड पे कभी एक साथ दिखा है। तो रही बात, अब जाति की बात कर रहे थे अपने, अभी इसमें ही आपके चैनल पे ही बयान देखा होगा उप मुख्यमंत्री जी का, जो बता रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं मैं। हाँ जी। चंद्रगुप्त मौर्य, शाक्य मुनि पता नहीं कहाँ गए। हालांकि अगर शाक्य मुनि और बुद्धिज्म की बात की जाए, उस हिसाब से अगर समझा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्धिज्म में क्षत्रिय बताया गया है। तो जाति की बात जहां की जाती है, जब को भाजपा वाले जब अपने हिसाब से, जब प्रधानमंत्री जी अपने आप को अति पिछड़ा, पहले पिछड़े थे अभी अति पिछड़े हो गए हैं, पिछड़ा हो जाते हैं, पार्टी करती नहीं। जातिवाद और पोलराइजेशन हटा दिया जाए तो भाजपा के पास कुछ बचेगा ही नहीं। भाजपा तो केवल इसी पे आधारित एक पार्टी रही है। बाकी भाजपा का स्वतंत्रता संग्राम में कोई रोल बता दीजिए, भाजपा का उसके बाद कोई और रोल बता दीजिए, इनका और कोई स्टैंड बता दीजिए। अभी हमारे भाई एक कभी गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो बोला समाजवादी सरकार में कुछ नहीं हुआ। इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेस है, वो समाजवादी सरकार की देन थी। और ये जितने एक्सप्रेसवे करा रहे हैं, मोस्टली जो है फीता काटने का काम किया है। उस सबका विजन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ही था। अब तो कैग बता देता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते हैं, उसमें कैग बता देता है कि 594 करोड़ का घोटाला है। ये इस सरकार की ये देन होती है। लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, अभी से गड्ढे निकलने लगे हैं उसमें। जो बात शांति व्यवस्था की करते हैं, कानून व्यवस्था की करते हैं, आप देख लीजिए, बेटियों की बात कर रहे थे गाजीपुर,
हरदोई, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, खुद योगी जी का शहर, इनमें कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए, बेटियों पे होते अत्याचार को देख लीजिए। शर्म नहीं आती भाजपा को कि कानून व्यवस्था इस तरह ध्वस्त कभी रही ही नहीं है जैसी अभी है, लेकिन चुनाव प्रचार करना मजबूरी है मुख्यमंत्री जी को। जो है चुनाव प्रचार और बंगाल भाजपा के लिए इतना जरूरी है कि कानून खुद के शहर में हत्या पे हत्या होती जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। लगातार गोरखपुर में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सुध नहीं है, उनको बंगाल दिखाई दे रहा है। हरदोई में बेटी के साथ क्या हुआ, गाजीपुर में क्या हुआ, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, ये समझ में नहीं आता इन लोगों को, शर्म नहीं आती। खुद ही अभी आलोक भैया बता रहे थे कि 3 साल की बेटी का, लड़की का बलात्कार हो रहा है, जानवर है, तो इन जानवरों को प्रश्रय कौन दे रहा है? ये कानून व्यवस्था किसको संभालनी चाहिए? इनको अगर ये समझ में आ जाता तो कोई बात ही नहीं। तो भाजपा, कानून व्यवस्था, ये 2 अलग अलग धुर है। इनको समझ, कभी भाजपा जितना ज्यादा कानून व्यवस्था की बात करेगी उतना ज्यादा और पकड़ी जाएगी। ये 2 उप की बात कर रहे हैं। अरे आप एक तो जीते हुए नहीं है, एक हारे हुए हैं, उसमें अपनी विधानसभा तो बचा नहीं पाते, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं मौर्य जी, तो इसीलिए उनको स्टूल बोला जाता है। दूसरा, आप बात कर रहे थे जनता का कि पीडीए नहीं चल रहा है। लास्ट चुनाव जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका रिजल्ट अभी भूलना नहीं चाहिए। आखिरी चुनाव 2024 का चुनाव, उसका रिजल्ट याद होना चाहिए। बाकी सब क्लियर है, केवल बोल देने से सच्चाइयां नहीं बदलती। और पीडीए कह रहे थे कि अपने मन से बदलते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिविटी, ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स का एक डायमेंशन है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन से दिखाई देता है। और यही पीडीए जब बनाया ना उन्होंने है, तो उसमें किसको इंक्लूड करना है वो उनका ही कॉल होगा। जो भी पीड़ित है इस सरकार से, भाजपा सरकार से, वो सब पीडीए में आते हैं। भाजपा सरकार से, यानी जो पीड़ित है वो पीडीए है। वो कह रहे हैं कि आपका पीडीए काम नहीं चल रहा है, आप पीडीए के साथ साथ धर्म को लेकर चल रहे हैं, धर्म की राजनीति अलग कर रहे हैं, जातियों की राजनीति अलग कर रहे हैं। अब सच्चाई किसकी तरफ है, ये तो जनता सवाल ही खड़े कर रही है। बिरयानी खाना मुसलमान भाइयों के साथ कोई अपराध है क्या भारत में? मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ बैठ के खाने में, उनके साथ निवाला लेने में। अगर भाइयों के साथ बैठो तो जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? अगर इनको इससे कष्ट है कि आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ बैठे, आप अपने सिख भाइयों के साथ बैठे, अपने जैन भाइयों के साथ बैठे, बौद्ध भाइयों के साथ बैठे, ये तो हमारा संविधान बताता है ना। इन्होंने खुद बोला कि इनकी तस्वीरें आती है हमारी तस्वीरें, क्योंकि हमारे लिए सारे धर्म बराबर है, हमारा संविधान कहता है। हम सौहार्द में विश्वास करते हैं, भाजपा नहीं करती। तो ये सच्चाई खुद ही आलोक भैया बता रहे थे। यही तो फिर आलोक जी क्यों धर्म की राजनीति का आप आरोप लगा रहे हैं? अगर वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ बैठे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आप भी बैठिए। अनम्यूट कीजिए पहले आलोक जी, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। पहले इनसे मोनिका जी पूछिए, सर्वेश जी से, बिरयानी खा के कितना बार टोपी लगा के खाते हुए देखे गए हैं, और कितना बार दुर्गा पूजा में पूरी सब्जी और खीर बांटते खाते देखे गए हैं? जरा ये दोनों हमको बता दे बस। ज्यादा मैं कुछ नहीं, दोनों में देखे गए, दोनों में बिल्कुल नहीं देखे गए हैं। अगर बिल्कुल देखे गए दुर्गा पूजा के समय पूरी खीर, पूरी सब्जी और खीर का फोटो दिखा दीजिए, मैं उसी दिन आपका गुलाम हो जाऊंगा। बिल्कुल देखे गए, बिल्कुल देखेंगे, भविष्य में देखेंगे, नवरात्र पे देखना ही नहीं देंगे आपको। जाति सर्वेश जी देखिए, पुरानी तस्वीरें, ये दुर्गा पंडाल वाली तो मुझे भी याद नहीं है, अगर होंगी तो। सर्वेश जी सुनिए, ये तस्वीरें तो हमें भी याद नहीं है कि अगर कभी होंगी तो। अरे पूरी सब्जी खीर खाइए और राम का गुण गाइए और हिंदुस्तान में आराम से रहिए, मतलब प्रॉब्लम हो जाए। नवरात्र व्रत रहते हो, अपने घर में बेटियों का चरण पूजन करते हो, मैं उसी तरह अगर वो हम बेटियों का चरण पूजन आज भी करते हैं, हमारा धर्म है। यत् नर्यस्तु पूज्यन्ते तत् रम्यन्ते देवता, जहां नारी पूजा होती है वहां देवी पुजारी, हम इसमें विश्वास करके चलने वाले लोग हैं। और आप क्या बात कर रहे हैं? गाजीपुर जाइए, आप उनके साथ हैं, फिर हरदोई जाइए, गाजीपुर जाइए, और जहाँ हलाला जैसी प्रथा आप कुलदीप सेंगर के साथ हैं, आप कुलदीप सेंगर के साथ हैं, आप उनके साथ किसके साथ? उनके साथ मतलब ये मुस्लिमों पे टारगेट है ना, ये क्लियर कर देना चाहिए जनता को। उनके साथ मतलब मुस्लिमों का ना, सीधे नाम लीजिए।
आप एक संप्रदाय को सीधे है से और आप उन लोगों का सपोर्ट हुए बात कर रहे हैं। ऑडियो भी आप दोनों की थोड़ी ब्रेक हो रही है। शायद मोनिका जी को नहीं मालूम होगा हलाला क्या है। सर पता है, आलोक वत्स जी पता है हलाला क्या है, पता है तो आप बताइए। ऐसी ऐसी चीजों का ये सपोर्ट करते हैं और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। हम आपसे ज्यादा ख्याल रखते हैं मुसलमान महिलाओं का और मुसलमान पुरुषों का। हमने 3 तलाक से उनको निजात दिलाया। कालू के नशे में कालू नाम के आदमी ने फोन कर दिया सऊदिया से और कर दिया यहाँ खेल, हो गई हलाला, हो गई तलाक। ये सब अब नहीं चलेगा। अब वो प्रथाएं हिंदू धर्म में भी नहीं है, तलाक नहीं प्रथाएं हिंदू धर्म में भी तो इन कुप्रथाओं को खत्म करना ही तो हमारा काम है ना। इन कुप्रथाओं को कहीं ना कहीं खत्म भी करना होगा। और ये धर्म की राजनीति, जातियों की राजनीति से हम कब उभरेंगे? इस पूरी चर्चा जो हमारी 15-20 मिनट की हुई है उसको सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कब जाके आखिर कब उभरेंगे। ठीक है विजय दुबे जी को भी जरा पैनल में इंक्लूड कर लेते हैं। और प्लीज मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी सर्वेश त्रिपाठी जी की ऑडियो भी थोड़ा दुरुस्त करने का काम करें। तब तक विजय दुबे जी का रुख करेंगे। विजय दुबे जी, ये जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सामने आया है एक्स के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, इसे क्या समझा जाए? वाकई में एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट सिर्फ समझा जाए कि ठीक है दोनों डिप्टी सीएम साथ आए तो अखिलेश यादव चुटकी लेने से बाज नहीं आए, उन्होंने चुटकी ले ली, या फिर वाकई में ये एक भाजपा के अंदर की जो अंदरूनी कलह है उसका संकेत है इस बयान के रूप में? जी मोनिका जी, ऐसा है कि राजनीतिक भाषाएं जो हैं ऐसी ही हुआ करती हैं। दो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी जब बात करते हैं तो संकेतों का इस्तेमाल ऐसे ही होगा। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से जो है जो तीर चल रहे हैं वो बहुत निशाने पे लगेंगे जाकर के, क्योंकि 27 का मंच सज रहा है। बिल्कुल। अब 27 में बहुत देर नहीं है, इसलिए निशाने भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रतीकों का भी इस्तेमाल ऐसे ही होगा। लेकिन एक बात है जो कि इस बयान के माध्यम से समझी और कही जा सकती है कि भाई अगर 27 के लिए तैयारी करनी तो मुद्दे कैसे तलाशे जाएं, वो एक दूसरे पे केवल प्रतीकात्मक तौर पे टारगेट करके ही किया जाएगा या लोगों की बात भी की जाएगी। तो मुद्दे जो हैं वो आम आदमी के जब तक नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो बेहतर यह है कि पहले आम आदमी की बात की जाए। पीडीए का नारा बहुत समय से चल रहा है और पीडीए हमेशा टारगेट पे आता है। ये एक बड़ा जो है खासतौर पे देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे 27 के लिए उन्हें भी तैयारी करनी है और भारतीय जनता पार्टी अब अपने मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की ओर बढ़ रही है। जो संकेत हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, बहुत साफ सी बात है कि अब जो 60 का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही पूरा कर लेगी, ऐसा माना जा रहा है। बातचीत निश्चित तौर पर हर स्तर पर बीजेपी में हो रही है, उसका भी क्लियरिटी, एक संकेत मिल रहा है। और अब देखना यह है कि वो समीकरण जो 27 की बात हम लोग कर रहे हैं वो कैसे भारतीय जनता पार्टी साधती है। वो 27 के लिए अपनी तैयारी जो है, जो उसके पास में मंत्रिमंडल विस्तार का ऑप्शन है, जो बहुत सारे आयोग है उसमें नियुक्ति का एक माध्यम है, चूंकि पार्टी सत्ता में है तो निश्चित तौर पे इन चीजों का इस्तेमाल करेगी। बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, तो ये जो है ये आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अब देखना ये होगा कि विस्तार में अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ती है, क्योंकि उसका पूरा असर उसके आने वाले चुनावों में स्पष्ट नजर आएगा। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, उसमें अब देखना ये होगा कि असलियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारे ऐसे बैलेंसेस हैं जिनको कि जैसे अब अभी जो मुद्दा उठाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं वो ये है कि महिला आरक्षण का है। अब उस महिला आरक्षण पे कैसे वो अपना स्टैंड लेते हैं आगे, क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तो ये भी बात आएगी कि भाई आखिर अल्टीमेटली आपने 33% का जो वादा किया है और जो आप कह रहे हैं लगातार, उसमें कितने खरे उतरेंगे। तो सवाल तो उठेंगे। आपने एक मुद्दे को हवा दी है और जो विपक्ष है वो भी इस पे टारगेट कर रहा है। तो जो ये सब चीजें हैं ये आपको अगर 27 की तैयारी ही मान ली जाए, तो विजय जी क्या आपको लगता है कि अगर इसको हम 27 की तैयारी भी माने कि पश्चिम बंगाल से अब ध्यान खत्म हुआ,
27 यूपी 27 पे ध्यान पूरा आकर अब फिक्स हो गया है। तो अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है जिसकी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, 6 से 7 का आंकड़ा भी सामने आ रहा है फेरबदल का या एड ऑन होने का, इसमें महिलाओं को जगह दे सकती है बीजेपी? क्योंकि अगर आप 33% आरक्षण का वादा करते हैं और अगर आप यूपी की कैबिनेट में ही विस्तार के टाइम पर महिलाओं को स्पेस नहीं देते हैं तो आपके उस वादे का क्या? उस पर भी तो एक सवाल खड़ा होता है ना। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की है। मैं इसको यही कहता हूं। कारण यह है कि बहुत सारी चीजें उसके पीछे हैं जिन पे की बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको तो निश्चित तौर पे उन्हें ये मुद्दा आगे रखना होगा। अगर आगे चूंकि पिछले बहुत सारे जो चुनाव इस वक्त पिछले राज्यों के हुए हैं, कई सारे जो चुनाव हुए हैं, चाहे बंगाल की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए या अन्य राज्यों के चुनाव को उनकी बात कर लीजिए, आप देखिए एक मुद्दा बहुत प्रोमिनेंटली हिट किया है पूरे इलेक्शन को, वो है महिलाओं का वोट। आखिरकार जो 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 महिला मतदाता है उसका वोट किधर जाएगा, ये डिसिसिव होता चला जा रहा है। और ये भी देखा बंगाल में तो खासतौर पर देखा गया कि महिलाओं ने जो दूसरे राउंड का जो मतदान था उसमें थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में वोटिंग की है। तो अल्टीमेटली आप जिसको एड्रेस देखिए, ये राजनीतिक दल अगर अपना टारगेट सेट करना चाहता है तो कोई भी ये चाहेगा कि भाई जो वोटर है खासतौर पे उसको अगर मैसेज हमें 6 महीना 8 महीने के बाद में चुनाव में जाना है तो उसको देना होगा। अगर वो नहीं दे पाता है तो मैं तो निश्चित तौर पे कहूंगा कि आपने जो परसेप्शन डेवलप करने का प्रयास किया है, आप उस परसेप्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, और जब काम नहीं करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इस पे सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल निश्चित तौर पे लोगों तक पहुंचेंगे। जैसे कि देखिए अभी सर्वेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे साहब कोई 24 का इलेक्शन की बात कर लीजिए, सबसे लास्ट हुआ है। तो लास्ट जो चुनाव हुआ तो उसमें आपके पास मुद्दे थे जिनको कि आपने आगे रखा और आपने एक जो है अच्छी खासी जो है बढ़त हासिल कर ली उसके चलते। तो मुद्दे जो अब आने वाले 27 के होंगे वो कैसे तरासे जाएंगे, इस पे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अब जो है अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और ये चाहे तंज की बात कर लीजिए या किसी और तरीके से अपनी बात कहने की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव ने एक बहुत ही सटीक निशाना साधने की कोशिश की कि भाई अल्टीमेटली जो ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर हम पीडीए की बात करते हैं तो यहां कहां नजर आती हैं चीजें। हाँ। तो वो सारे मुद्दे जो हैं अब टारगेट पे लिए जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कैसे इन मुद्दों को सत्ता और विपक्षी दल कैसे आगे बढ़ाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बहुत अधिक समय उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अब नहीं है। बिल्कुल ये सही बात आप कह रहे हैं कि अब समय ज्यादा नहीं है और समय किस तरीके से बीत भी जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आलोक वत्स जी देखिए, जिस तरीके से विजय दुबे जी ने यहाँ पर पॉइंटर्स रखे हैं, अहम पॉइंटर्स हैं, समय ज्यादा नहीं है और साथ में जिस तरीके से महिलाओं की बात भी उन्होंने उठाई है, कैबिनेट विस्तार अगर होता है जिसकी चर्चाएं जोरों पर है तो क्या महिलाओं को भी इसमें जगह दी जाएगी? जब महिलाओं के हक की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, बाकायदा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, रोड शो एक छोटा सा किया जाता है, तो क्या महिलाओं को भी उसमें स्पेस मिलेगी? और अगर मिलेगी तो ये जो बंटवारा होगा वो किस आधार पर होगा? असंतुष्ट नेताओं को साधने के आधार पर होगा या फिर जातीय समीकरणों को साधने के आधार पर होगा? आलोक वत्स जी। ये मोनिका जी, हम लोग देश की सेवा करने वाले लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो बहुत सी चीजों को ध्यान में रख के कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं को भी उचित स्थान दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और राज्य को भी आगे बढ़ाने वाले लोग कैबिनेट में सम्मिलित किए जाएंगे। क्योंकि ये हम लोग चुनावी वाले लोग हैं और हम लोग 365 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। मतलब हमारे अस्तबल के घोड़े हर समय रेस के लिए तैयार रहते हैं, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा कनेक्ट जो जनता के साथ है मोनिका जी, वो 24/7 है। तो कहीं पर अगर चुनाव आ जाती है तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है। हम प्रिपेयर्ड रहते हैं उस चुनाव को में कूदने के लिए, उस चुनाव में भाग लेने के लिए। इसी तरीके से हम 27 की तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं
और हमें पूर्ण विश्वास है, आपने देखा भी है, आप वरिष्ठ एंकर हैं, पत्रकार हैं, कि जहां जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है वो अब ध्वस्त नहीं हुई है, वो रिपीट हुई है। आप एक भी सरकार का नाम बता दीजिए अभी हाल फिलहाल में 5, 10, 15 वर्षों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ध्वस्त हुई हो या लोगों ने उसको गद्दी से उतार दिया। हमारे कार्यों से इतने प्रभावित रहते हैं, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं से इतना प्रभावित रहते हैं, हमारे देवतुल्य नेताओं से इतना प्रभावित रहते हैं, उनको लगता है कि इन्हीं के हाथ में देश की बागडोर सही है। अभी कुछ देर पहले सर्वेश भाई ने कहा कि हमारा क्या योगदान था आजादी में। हम पूछना चाहते हैं कि हम तो फिर भी आजादी की लड़ाई में थे, आप कहां थे आजादी की लड़ाई में? आपका तो शायद आपके पार्टी का तो पैदाइश भी नहीं हुआ था। नहीं, आप थे क्या 1947 के आंदोलन में गांधी जी के साथ लाल टोपी लगा के जो लोग चल रहे थे वो आप ही लोग तो नहीं थे? अरे बात तर्क से कीजिए। आप देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, हम देशभक्तों के साथ खड़े होते हैं। के साथ खड़े नहीं हैं, हम सावरकर के साथ खड़े नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल के साथ खड़े नहीं हैं, सावरकर के साथ खड़े नहीं हैं, हम नाथूराम गोडसे के साथ खड़े नहीं हैं, हम देशद्रोहियों के साथ बिल्कुल खड़े नहीं हैं, हम महात्मा गांधी के साथ खड़े हैं, हम महात्मा गांधी के साथ खड़े हैं, हम देशद्रोही सावरकर के साथ खड़े नहीं है भैया। हम नाथूराम गोडसे के साथ नहीं खड़े, आप खड़े हैं, आप खड़े हैं। नहीं, एक चीज बताइए सर्वे जी, महात्मा गांधी के साथ खड़े होने वाले को कहां से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ खड़ा होना पड़ा? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। के साथ खड़े होने वाले को जरा इसका भी जवाब बना दिया गया इस देश का, अफसोस है। जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। नाथूराम गोडसे, और ये सवाल मुझसे वो पूछ रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या जिसने कराई उसके साथ खड़े हुए हैं, जिसको पूछते हैं। आखिरी इंसान भाजपा, किसी भाजपा से जुड़े व्यक्ति को आखिरी अधिकार है पूछने का। ये गलत बयानी मत कीजिए, कहीं से ये सिद्ध नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का कोई हाथ रहा हो महात्मा गांधी के नाथूराम गोडसे कहीं से कोई प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए मन गढ़ाने बात मत लाइए। कहीं से आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा दीजिए, कहिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, दिखा दीजिए, कहिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, कहिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, जनसंघ कह दीजिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, 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 कहिए तो वाले लोग नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद को लेकर जा रहे हैं आप लोग। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहिए ना फिर। वैसे ये महात्मा गांधी को साथ में लेके चलने वाले लोग आप बात कर रहे हैं। कहिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, कहिए सावरकर मुर्दाबाद, कह दीजिए। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद लीजिए, कह दिया, लीजिए। आप अपने आप ही कहवाइए वंदे मातरम, तो मैं मान जाऊंगा। आप कहवाइए। मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम। आप तो हिंदू हैं, जो आपके मुसलमान साथी हैं उनसे कह रहा हूँ भारत माता की जय, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम। अरे आप आरएसएस चीफ से कहवा दीजिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद त्रिपाठी है, आप आरएसएस चीफ से कहवा दीजिए, आप आरएसएस चीफ से कहवा दीजिए, किसी पठान से, किसी ये जाति और धर्म की राजनीति होती है भैया। त्रिपाठी हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप त्रिपाठी हैं, ये बहुत छोटी बच्ची इस डिबेट को जातियों में, धर्मों में इसमें डिवाइड मत कीजिए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान भाइयों से बुलवाइए, ये कीजिए वो कीजिए। प्लीज अपने मुद्दे पर आ जाइए। जहां हम कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं तो कैबिनेट विस्तार पर ही आप दोनों रहिए, इसको धर्मों की तरफ मत लेकर जाइए। मोनिका मैडम कैबिनेट इन्होंने खुद कहा ये जातिवाद करेंगे, उसकी जाति समीकरण देखिए ना। अब आप शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। अभी मोनिका मैडम कैबिनेट का विस्तार चीफ मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव है, उनके पावर में है, वो जिसको चाहे ले, जिसको चाहे नहीं ले, तो इसमें दूसरे को दखलंदाजी की हमें आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं किनको लेने से पार्टी को फायदा होगा, किनको लेने से उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी, और कौन है जो काम नहीं कर रहे हैं उनको दूसरे काम में लगाया जाएगा।
इसमें इनका क्या रोल है? सरकार का कोई भी डिसीजन किसी का प्रोरोगेटिव नहीं होता। डेमोक्रेसी है, ये मोनार्क नहीं है। अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते सरकार। आपके कहने से गवर्नमेंट लेकिन इन मंत्रियों को चुनना तो संगठन और सरकार के बीच की बात है ना सर्वेश जी। आपके कहने से हकीकत हमारा मुख्तार नहीं, अंसारी नहीं, आजम खान जैसे लोगों को ले ले अपने वोटर का कैबिनेट में। अधिकार होता है। एक वोटर का अधिकार होता है। एक वोटर, हर वोटर सॉवरेन है। कोई यहाँ जबरदस्ती मोनार्क पद नहीं पर चल रहा। किसे बिठाना है, किसे नहीं बिठाना है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है सर्वेश जी। अब कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो सरकार और संगठन के बीच की बात है। जो पद, तो पहली बात ये है कि वो मैं डिसाइड नहीं करने वाला हूँ कौन बैठेगा। मैंने नहीं बोला एक बार भी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि सीएम जिसको मन करेगा उसको बैठाएगा। पहली बात ये है कि सॉवरिन जो होती है वो जनता होती है। कोई रिक्त पद था तो चुनाव के 10 दिन पहले थोड़े आप उनको भरेंगे, उससे क्या फायदा होगा जनता का? ये तो जनता के साथ धोखा है ना। फिर गलत ब्याज बोल रहे हैं आप रिक्त पद केवल 10 दिन पहले भरेंगे। जो रिक्त पद है ये जनता के लिए भले की बात है क्या? अरे अभी तो पूरा साल है ना सर्वेश जी। आज रिक्त पद बढ़े कैबिनेट के, या फिर वो 2 दिन बाद भरे या 2 महीने बाद भरे, वो तो उनके ऊपर। अभी तो पूरा साल है, अभी कोई कौन सी आचार संहिता लागू हुई है? मोनिका जी, मोनिका जी, अरे चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को अधिकार है। अगले साल चुनाव है ना, 2027 में चुनाव है सर्वेश जी। 2026 में बैठे हैं हम। मई का महीना शुरू हुआ है। हमारे पास नहीं चल, हमारे पास साल मई का महीना अभी शुरू हुआ है, पूरा साल है। 27 में चुनाव है, साल नहीं है। क्या बात करें? दूसरी बात मैं फिर वही दिसंबर अभी दूर है, अभी अगला साल थोड़ी शुरू हुआ। मई से दिसंबर अभी दूर है, अभी तो समय है। नहीं, एक साल में आखिरी सूचना तक 12 महीने होते थे। एक साल ऐसे ही जोड़ा जाता, मैं उस हिसाब से कह चुनाव कब है सब। मैं आपको 2026 के हिसाब से कह रही हूँ कि 26 चल रहा है, 27 में चुनाव है। तो अगर 2 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो रहा है या 2 महीने बाद हो रहा है तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, अगर 31 दिसंबर 2025 में या 26 में कुछ होता है। 31 दिसंबर 2026 तो बहुत दूर है सर्वेश जी। 31 सुनिए तो ये बीरबल की खिचड़ी से भी ज्यादा हो जाएगा फिर सर्वेश जी। नहीं, अरे बीरबल की खिचड़ी थोड़ी पकड़ी है। साल भर मतलब 12 महीने ही होते हैं मोनिका जी। साल भर मैं 2026 साल की बात कर रही हूँ। फ्रॉम जनवरी जो बीत गया, अब हम ये स्कूल की डिबेट अब 1 साल की कर रहे हैं सर्वेश जी। बताइए जरा बैठ के, फ्रॉम जनवरी जो बीत गया, जनवरी 2026 टू दिसंबर 2026, 1 साल की बात कर रही हूँ। क्योंकि अब बार साल भर की बात कर रही है, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत कम दिन बचे हैं चुनाव में। अब जो होगा वो चुनाव के लिए होगा, वो जनता के लिए नहीं होगा। बहुत बेसिक सी चीजें ये सब समझते हैं। ये तो सब समझते हैं सर्वेश जी। तो ये सवाल तो हम भी उठा रहे हैं ना सर्वेश जी, ये सब समझते हैं। आप देखिए हमारे सवाल भी है कि 2027 को देखते हुए सब कुछ हो रहा है। हम भी इस चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे को भी पता है, उत्तर प्रदेश के एक 18 साल का युवा जो पहली बार वोट डालेगा उसको भी पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आलोक जी एक फटाफट से कम शब्दों में एक और मुझे आंसर कर दीजिए, फिर मैं सर्वेश जी से सवाल करूंगी। अब आप जो संघ प्रमुख जब लखनऊ आए थे तो एक बयान सामने आया था कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको भी संतुष्ट करना है, तो एक कैबिनेट विस्तार में उन्हें भी संतुष्ट करने का काम किया जाएगा, नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का काम किया जाएगा क्या? देखिए, संघ प्रमुख की का जो बात है उसको हम बहुत वजन देकर उसको आंकते हैं। राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है, हमारा प्रेरणा स्रोत है, हमारा प्रेरणादायक संगठन है। और एक चीज आपको बता दूं कि उनके द्वारा कही गई बातों पर जरूर अमल करेंगे, लेकिन एक बात याद रख लीजिए प्रियंका जी कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी फौज है देवतुल्य कार्यकर्ताओं की कि हर आदमी को हम कोई दायित्व सरकार में नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर उनकी बातों को कहीं पर तजब्बो नहीं मिल रहा है उस पर हम ध्यान देकर उनकी बातों को सुनेंगे और उनका निराकरण। अब देखना होगा ये कैबिनेट विस्तार में क्या होता है, इसको लेकर आगे भी चर्चा की जाएगी। पर सर्वेश जी इधर तो कैबिनेट विस्तार हो रहा है और जाहिर सी बात है चाहे आप बहुत खुश होंगी, आप बहुत खुश होंगी। आपके भी बिरादरी को मतलब स्त्री बिरादरी नहीं, मुझे मैं बिरादरी वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। आलोक जी मैं आपको बता दूं, मैं बिरादरी वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इन चीजों से बहुत कोसों दूर हूँ। मेरी माँ ने भी मुझे कभी नहीं सिखाया। मेरा नाम मोनिका ग्रोवर है, पंजाबी हूँ, बस इतना पता है मुझे जो शुरुआत से माँ ने बता दिया।
तो मैं बिरादरी वाली पंकज नहीं हूँ जी, कि कितनी पंजाबियों को नहीं, जगह नहीं, दी जाएगी, कितनी नहीं दी जाएगी। बिरादरी का मतलब ये समझ ली आपकी पंजाबी नहीं। चलिए, अगर आप बिरादरी महिलाओं को मतलब जगह देंगे तो जरूर नहीं, खुशी नहीं, होगी। हाँ, मेरा अभिप्राय था विमेन रिप्रेजेंटेशन विल बी Women देयर इन representation- सब्सटैंशियल क्वांटिटी। ये अच्छी वो बात मैंने है, अगर आपको ये होता वुमेन है। बिरादरी का बोला, ठीक है, बहुत मैंने शुक्रिया। आपको मैंने वो ठीक है, पंजाबी बिरादरी का नहीं बोला। चलिए, अगर ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन होता है तो बहुत खुशी होगी Yes. हमें ये देखकर कि आप Yes. महिलाओं को आगे लेकर Yes. आ रहे हैं। सर्वेश जी, Yes. महिलाओं को आगे लेकर आ रही है बीजेपी, चलिए वो एक बड़ी बात यहाँ पर इस मंच के जरिए कह रहे हैं, और लाना बनता भी है जब इतने समय से वो महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? इधर तो कैबिनेट विस्तार, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, विकास, तमाम चीजें हैं। समाजवादी पार्टी के पास क्या है? क्या सिर्फ एक पीडीएफ फॉर्मूला या अन्य भी कोई स्ट्रैटेजी है 2027 को लेकर? देखिए, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि इनके जो झूठ है उनको, उसका सच जनता के सामने लाया जाए। ये महिलाओं की बात करते हैं, सबसे बड़ा धोखा, सदी का सबसे बड़ा धोखा महिलाओं के साथ इन्होंने किया। जब 2023 में जो बिल पास हो चुका था उसको ट्विस्ट कर दिया, और वो आज तक न लागू हुआ, न इनके राज्य में कभी लागू होगा। पहली बात। दूसरी बात, इनको यही जाति बिरादरी से आगे ये पार्टी बढ़ रही बात, जो अभी बता रहे थे कि आरएसएस चीफ जो है सबसे बड़े राष्ट्रभक्त और वो सब है। आरएसएस तो नहीं, मुझे आज तक कभी नहीं लिस्ट नहीं मिली जहां पे शहीदों की लिस्ट आरएसएस के कितने देश के लिए शहीद हो गए वो दिखाई दे। राष्ट्रभक्ति का कोई आयाम दिखाई नहीं देता। हमारी स्ट्रेटजी केवल इनके जो झूठ है, और जो ये आके कभी भी बोल देते हैं कि आरएसएस का चीफ आके बोल देते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत, और अभी ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। और ये जो महिलाओं की हालत है, महिलाओं की बात करते हैं, मैं कहता रहा हूँ, हरदोई की हालत देख लीजिए, गाजीपुर की हालत देख लीजिए, घटनाओं की बेटियों के ऊपर जो अत्याचार है, प्रतापगढ़ की हालत देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के अपने शहर की हालत देख लीजिए। हमारे मूलभूत मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है इस सरकार में। सर्वेश जी, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, और ये वही अखिलेश यादव हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर अपना मूल मुद्दा बता रहे हैं, तो ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने वाराणसी में जब गंगा पर नाव में बिरयानी खाते हुए, इफ्तार पार्टी करते हुए लोगों को पकड़ा गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो अखिलेश यादव का बयान था कि पुलिस वालों के हाथ में घूस नहीं रखी होगी, पैसे नहीं रखे गए होंगे, उनका हाथ गर्म नहीं किया गया होगा। तो ये उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था। आर्य आलोक जी, आपके पास भी, और आप ही लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सपा की ही सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। सवाल खड़े हुए, और 2022 में सपा सरकार नहीं थी जब एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं पे होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। सवाल खड़े कर लेने से उसका जवाब नहीं मिल जाता। सवाल भाजपा ही करते रहे, उसका जवाब आप किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो देखे जाते हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, डायल 100, 1090, पुलिस हेडक्वार्टर्स, आपका साइबर सेल, ये सारी चीजें जो हुई थी, जो मॉडर्न कंट्रोल रूम, स्मार्ट कंट्रोल रूम्स, फ्लीट ऑफ व्हीकल, स्मार्ट व्हीकल्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये सारी चीजें जो सर्वेश जी, बीते चुनावों में जब ग्राउंड पर हम उतरे थे, जब बीते चुनावों में पत्रकार के तौर पर हम ग्राउंड पर उतरे थे, जब भाजपा रिटर्न्स हुई, भाजपा रिटर्न देखने को मिला था, तब जब सवाल किए जा रहे थे ना, तो जो आम जनमानस थी, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, वो सब ये कहते थे कि सपा के शासनकाल में ना, मतलब हाल खराब था, पुलिस वाले ठीक नहीं थे, रात को निकलना मुश्किल हो जाता था। लड़कियां ये बयानबाजी देती थी। हाँ, आज एनसीआरबी के आंकड़ों को मैं नकार नहीं रही हूँ, मैं नहीं नकार रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी जो मेरे साथ बीता, जो मैंने लोगों से जाना, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनकी जो ज्यादातर कहना था वो सपा के लिए कहना था कि पहले पुलिस वाले तक जिनसे हमने बात की, वो पुलिस अधिकारी तक कहते थे कि हमारा वो मान सम्मान नहीं होता था अखिलेश के शासनकाल में जो योगी के शासनकाल में हुआ है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। पुलिस काम करने के लिए होती है, मान सम्मान के लिए नहीं होती। आप कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने हरदोई जाइए अभी, और गाजीपुर जाइए, उन्नाव गई होती, हाथरस गई होती, ग्राउंड रिपोर्टिंग की असलियत, वो उन बेटियों की भी असलियत समझ में आती। ये भी भाजपा सरकार का एक चेहरा है, और वो भी मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं, वो भी है, उस पे भी सवाल खड़े हुए हैं। हम उसको, मैंने आपको कहा क्यों ना, उन बातों को मैं बिल्कुल भी नहीं नकार रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि बातों को मैं नहीं नकार रही हूँ, ग्राउंड लेवल पे वो भी मैंने देखा है। मैं भी ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, मैं भी उसी जनता का एक पार्ट, और मैं, और उस दैट इज बीइंग बैक्ड बाय एनसीआरबी का डेटा, which is made by गवर्नमेंट का एजेंसी। ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो ये कोई जो सबको, अगर सबका आकलन करेंगे ना,
तो ये सब अभी की सच्चाई है। जब बंगाल के चुनाव में स्टार कैंपेनर बने हुए थे मुख्यमंत्री जी, तब की घटनाएं बता रहा हूँ, उनके अपने जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बता रहा हूँ, लगातार मर्डर्स हो रहे हैं और कोई चेक नहीं है। बेटियों की हालत, ये प्रतापगढ़, हरदोई, गाजीपुर, ये अभी की हालत बता रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी नहीं बता रहा हूँ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सच्चाई है, जिसके नाते अगर आप अभी सरकार, जो हमारे लिए ये स्ट्रेटजी है हमारी कि हमें लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई की बात कर लीजिए, आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, पेपर लीक्स की बात कर लीजिए, आलोक जी, उनको बात पूरी करने दीजिए बस। करप्शन की बात कर लीजिए, 50 लाख के टर्नओवर वाली कंपनी को 25,000 करोड़ का एमओयू साइन करती है सरकार, उसके बाद यूटर्न लेती है। कितने सारे मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं जिन पर ये घिरे हुए हैं। इनके पास कोई तरीका ही नहीं है। जाति किसी हुआ, भाजपा के पास क्या मुद्दा है, क्या करके दिखा दिया इन्होंने के लिए वापस आए। ये जा रहे हैं और इनको अपनी सारे जो इंजन है, ट्रेन के आगे वाला इंजन, पीछे वाला इंजन, दोनों खींच रहे हैं और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रह रहा है। ये हालत है भाजपा। चले, इनका इंजन कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, ये तो 2027 में पता चल जाएगा कि इंजन चल रहा है, कमल खिल रहा है, या फिर साइकिल की रफ्तार बढ़ती हुई दौड़ती हुई आगे जा रही है। और टू बी वेरी फ्रैंक, बीएसपी कहीं इतनी नजर नहीं आती है, तो मुख्य मुकाबला ये हमें भी पता है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही है। आलोक जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, विजय दुबे जी से बस एक टेक ले ले, फिर हम आप ही के पास आएंगे, दोबारा से आप अपनी बात रख सकते हैं। विजय दुबे जी, अब ये जो कैबिनेट विस्तार होगा, इसे एक तरह का पॉलिटिकल रिफॉर्म कहा जाए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है चुनावों को देखते हुए हो रहा है, और क्या इन सब चीजों का जनता के मन मस्तिष्क पर किसी तरह का कोई असर पड़ता है? जब 27 में चुनावों के लिए वोट करने जनता जाएगी, बूथ्स पर पहुंचेगी, तो क्या वो इन सब चीजों को ध्यान में रखेगी? कैबिनेट विस्तार हुआ था, महिला को जगह मिली थी, अच्छा इन्होंने ये किया वो किया, या मुद्दे कुछ और होते हैं? जी मोनिका जी, राजनीति परसेप्शन का खेल है। आप परसेप्शन कैसे डेवलप करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप मंत्रिमंडल विस्तार करके अपना कुछ लोगों को जगह देते हैं जो समाज में जाके अपनी बात को रखते हैं कि भाई हम जो है आपकी ओर से हैं और इस मंत्रिमंडल में आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम आपकी बात उठाएंगे, हम आपका हक मनवाएंगे। ये राजनीति का खेल है और परसेप्शन डेवलप करने में मंत्रिमंडल का विस्तार, इस प्रकार की गतिविधियां बहुत सहायक होती हैं। और सत्ता में बैठी हुई पार्टी अगर ये नहीं करेगी तो क्या विपक्ष करेगा? उसको तो मुद्दा उठाना ही उठाना है। हाँ। वो तो बैठा हुआ है मुद्दा उठाने के लिए। तो ये असल में ये जो बात आप पूछ रही हैं, इसका बिल्कुल असर पड़ता है। और ये तो बल्कि मैं आपको दूसरी बात कहूं कि एक लॉन्ग वेटेड डिसीजन है जो कि भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई, और जो नहीं कर पाई उसका एक खामियाजा ये है कि वो इन मुद्दों से पीछे रही बहुत समय तक। बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में खड़े हुए हैं। बहुत बार कही जाते साहब कि ब्राह्मणों के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी में वो उनसे असंतुष्ट है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं पीडीए फॉर्मूले की बात की जाती है। तो ये सारी चीजें, ये मौका होता है जब आप मैसेज देते हैं, जब आप अपनी बात को कहते हैं और सत्ताधारी दल के पास में एक ऑप्शन होता है, जब वो चुनाव में जाने के पहले अपना मैसेज क्लियरली डिलीवर करे, निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। आपके सवाल का असली जवाब तो यही है। बिल्कुल। आलोक वत्स जी, आप अपनी कुछ बात कहना चाह रहे थे बहुत देर से। जी, ओवर टू यू। मैं सर्वेश जी की बातें सुन रहा था। मैं इनसे मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, 2023 में जब कांग्रेस, मुझसे ही पूछ रहे नहीं जब आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं गेस्ट हूँ। हाँ जी। नहीं, जब ये कांग्रेस ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई थी तो उसका विरोध किसने किया था सबसे पहले पार्लियामेंट में? सभी दलों ने किया था। याद है कुछ आपको? सभी दलों ने किया था। याद है? हाँ जी, सभी दलों ने किया था। मुख्य रूप से सभी समाजवादी पार्टी किया। नहीं, समाजवादी पार्टी और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों ने उसको फाड़ा था पार्लियामेंट के अंदर। और इन्होंने आज ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आपने क्या किया था ये छिपा हुआ नहीं है। टेक इस पे सर्वेश जी पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा था। आज भी उसके विरोध में आप खड़े हैं। उस बिल को आपने पास नहीं होने दिया और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हमने उसको पास कराया, बिल को पास होना, अमेंडमेंट कैंसिल हुआ था। आलोक जी, 23 में तो सपा ने साथ दिया था, 23 में तो सभी दलों ने साथ दिया था ना। सॉरी, 23 में तो हमने उसको पास करा दिया।
लेकिन उसके पूर्व में जब कांग्रेस लेके आई थी किसने उन लोगों ने विरोध किया। पुरानी बातें कहाँ आलोक जी? आलोक जी अभी 23 में तो सभी दलों ने साथ दिया ना, तो ये तो आपकी सफलता है। चलिए उसको कांग्रेस की सफलता जब कहिए। हम लेके आए थे तो इन्होंने उस बिल को पारित नहीं होने दिया। जब अभी हम उसको लाकर और इसमें तो हमने किसने रोका? हम उसको बढ़ाना चाहते थे बिल था। तो इन्होंने आलोक जी 23 में जब आप बिल लेकर आए तो सभी दलों ने सर्वसम्मति से उसे पारित करवाया, सभी का साथ था। ये अमेंडमेंट था जो कैंसिल हुआ 2026 में। कांग्रेस उसके पहले लाई थी। हालांकि जितने भाजपा प्रवक्ता बैठते हैं उनमें सबसे ज्यादा सही बातें आलोक भैया करते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो थोड़े से गड़बड़ हो गई इनकी बात, लेकिन जितने लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा सही बात इन लोगों ने आपका रिजर्वेशन बिल फाड़ के फेंक दिया था और कहा था किसी कीमत पर पास महिला बिल पे आ जाए वापस। महिला बिल की बात कर रहा हूँ। चलिए समय कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने की तरफ इशारा कर रहा है। अब महिला बिल पे हम दोबारा से ना आते हुए हम उम्मीद करते हैं कि जो वादे हर दल की तरफ से महिलाओं को लेकर किए जा रहे हैं वो भविष्य में पूरे जरूर किए जाए, राजनीति इसमें आड़े ना आए। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल जब कैबिनेट विस्तार को लेकर हम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पलटवार किया गया उसको लेकर कर रहे हैं तो सवाल वाकई में आकर खड़ा हो जाता है कि किस्सा सिर्फ कुर्सी का है या वाकई में संतुलन बनाने का। सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।